प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार रखी गई है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी पुरस्कार रखी गई है तो कहानी के मूल पाठ को हम पढ़ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी के परिचय को हम पढ़ रहे हैं और ये पीडीएफ जिसके आधार पर मैं एक कक्षा करना हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, हिंदी विद प्रीतम सिंह। जयशंकर प्रसाद जी के परिचय को पढ़ना हम शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन काल 1890 से 1937 ईस्वी है। इसको आपको याद करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, इसको मेंशन करिएगा। छायावाद को आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णकाल कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद छायावाद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचनाकारों में से एक हैं। चार बड़े लोग, बड़े कवि छायावाद के, उनमें से एक हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए, जयशंकर प्रसाद सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। सुंगनी साहू उनके परिवार का ही नाम था। सुंगनी का अर्थ है तंबाकू। वो तंबाकू के पुराने व्यापारी थे काशी में। बहुत प्रतिष्ठित परिवार जयशंकर प्रसाद का था। 1909 ईस्वी में इंदू के संपादन से उनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई। 1909 में जो इंदू पत्रिका निकलनी शुरू हुई उसमें जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी भी छपी 1911 ईस्वी में, जिसका नाम था ग्राम। इसे भी आप पीडीएफ पर मेंशन कर लीजिएगा ताकि बार बार आपको स्मरण रहता रहे कि जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है उसका नाम है ग्राम। वो 1911 ईस्वी में इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। ये एक सूचना है परीक्षा में पूछे जाने जैसी, जो कामायनी तक अनवरत चलती रही। उन्होंने नाटक, निबंध, कहानियां, उपन्यास, काव्य, गद्य काव्य, चंपू आदि समकालीन सभी विधाओं में सिद्ध हस्त से लिखा है। तो जयशंकर प्रसाद जितने प्रसिद्ध नाटककार हैं उतने ही प्रसिद्ध कहानीकार या उपन्यासकार भी हैं। कवि के रूप में वो अति प्रसिद्ध हैं ही। जयशंकर प्रसाद का जो लेखन वैविध्य है चमत्कृत कर देने वाला है। जयशंकर प्रसाद जी का जो परिचय है उस पर हम एक अलग से कक्षा करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर वो मिल जाएगी ताकि आप उनके परिचय को बार बार पढ़ सके। देखिए, प्रसाद जी इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके परिचय पर एक प्रश्न बनता है। वे भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के गूढ़ तत्वों के व्याख्यान, मानव चरित्र के विविध गुण, विविध गुप्त एवं जटिल पक्षों के उद्घाटक थे। आधुनिक भारतीय समाज के खोखलेपन का निदर्शन, ऐतिहासिक अवशेषों में से मार्मिक और प्रेरक प्रसंगों का चयन, राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा, नारी व्यक्तित्व में ममता, श्रद्धा, त्याग, शक्ति और शौर्य का अवतरण, प्रकृति और मानव के संघर्ष, सहयोग का धूप छाही अंकन, नियति के विधान और मानवीय प्रयत्न दोनों के सहयोग से मानव के उत्थान पतन का चित्रण इनकी रचनाओं में दिखाई देता है। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचनाएं देखिए, कुछ ही रचनाएं पाठ परिचय के रूप में दी गई हैं, इनको आप देखिएगा। परिचय पर मैं आपको बता चुका हूं, पृथक से हम कक्षा करेंगे। उनके नाटकों में से प्रसिद्ध नाटकों के नाम दिए हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु आदि नाटक है। तितली, कंकाल और इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास। आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने कंकाल और तितली को पूर्ण किया, इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास रह गया। और कामायनी जो वरिष्ठ अध्यापक के तो पाठ्यक्रम में भी चल रही है, उसके श्रद्धा सर को हम पढ़ भी चुके हैं। वीडियो टेलीग्राम चैनल इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। देवरथ उनका कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। देवरथ उनकी प्रसिद्ध कहानी भी है, पूछे जाने जैसी कहानी है देवरथ। इसको याद करिएगा। विद्यार्थियों का ध्यान इस तरह की सूचनाओं पर नहीं जाता है। पेपर सेटर इस तरह की प्रसिद्ध कहानियों को चूंकि जानते हैं, पढ़ चुके होते हैं, उनके महत्व से परिचित होते हैं, इसलिए पूछ लिया करते हैं। देखिए, पाठ परिचय, पुरस्कार कहानी इनके 5वें कहानी संग्रह जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। अब इसमें नाम नहीं दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूं। पुरस्कार कहानी इंद्रजाल से ली गई है। इंद्रजाल उनका कहानी संग्रह है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। 1936 ईस्वी में परीक्षक इस पर सवाल पूछ सकता है कि ये जो कहानी है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह से है, तो इंद्रजाल कहानी संग्रह से ली गई है। वो उनका 5वां और अंतिम कहानी संग्रह है। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद के जो कहानी संग्रह हैं, छाया प्रथम कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी,
और इंद्रजाल। इसका क्रम आप लोग याद रखिए, वर्ष आपको याद ना भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पर क्रम आप याद रखिए, इसी क्रम से इनको लिखिए, इसी क्रम से इनको बार बार दोहराइए। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी के 5 ये कहानी संग्रह है। इस कहानी के चरित्रों में भाव, सौंदर्य, अंतर्द्वंद्व, देखिए अंतर्द्वंद्व इस कहानी का मूल बिंदु है। मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव दर्शनीय, अंतर्द्वंद्व मूल बिंदु है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि मधुलिका अंतर्द्वंद्व में है। पाश्चात्य जो काव्यशास्त्र है उसके हिसाब से तो द्वंद्व कहानी का मूल तत्व है, द्वंद्व ही कहानी का मूल तत्व है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार मधुलिका को अंतर्द्वंद है, किसका? उसको अपने प्रेम और राष्ट्र दोनों में से एक को चुनना है। कहानी इसी अंतर्द्वंद्व पर निर्मित हुई है। इस पर प्रश्न बनता है कि ये पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना क्या है? वो अपने व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम, इन दोनों के द्वंद्व में है, और किसे चुनती है ये कहानी में हम देखेंगे। और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव दर्शनीय है। कौशल की राज्य परंपरा के निमित्त अपना खेत देकर भी प्रतिदान स्वीकार न करने वाली मधुलिका मगध के राजकुमार अरुण के स्वप्नों में खोकर कौशल के दुर्ग के आक्रमण में सहयोगिनी बनती है। लेखक ने उसके हृदय में राष्ट्र प्रेम और स्वयं प्रेम के संघर्ष की कहानी को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। देखिए कहानी का मूल बिंदु यही है, उसको चुनाव करना है अपने प्रेम में से और राष्ट्र प्रेम में से वो किसे चुनती है। मनुष्य का जो मनोविज्ञान है वो कैसे काम करता है, इसको कहानी में हम देखते हैं। मूल पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा एक नक्षत्र है, वे वर्षा ऋतु में जब वर्षा होने वाली होती है तो नक्षत्र है आर्द्रा। प्रसंगवश पूछ रहा हूं आपको, आर्द्रा एक कहानी है, लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्द्रा कहानी प्रसिद्ध कहानी है और लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है, सदैव के लिए याद रखना है, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष। जब आकाश में काले बादल गरजते हैं तो ऐसा लगता है देवताओं की दुंदुभी बज रही है। प्राची के एक निरभ्र कोने से, ये देखिए प्राचीन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, प्राची है, प्राची का अर्थ ही है पूर्व दिशा, इसको लिख लीजिए, प्राचीन नहीं है ये, इसको जब आप टेलीग्राम पर देखें तब भी ठीक करें। प्राची इसका अर्थ है पूर्व दिशा। प्राची के एक निरभ्र कोने से, निरभ्र जिसका अर्थ है उसमें अभ्र नहीं है, धुआं नहीं है, ओस इत्यादि कुछ नहीं है, एक स्वर्ण पुरुष झांकने लगा। स्वर्ण पुरुष झांकने लगा यानी सूर्य उदय हुआ। इसको लिखते चलिए आप लोग, स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, इसका तात्पर्य है सूर्य उदय हुआ, पूर्व दिशा से सूर्य उदय हुआ। देखिए छायावाद की जो भाषा शैली है, छायावादी कविताओं की भाषा शैली जयशंकर प्रसाद के गद्य में भी दिखाई देती है, बहुत संकेतात्मक भाषा है उनकी। देखने लगा महाराज की सवारी, तो सूर्य ने क्या देखा? प्रश्न पूछती है पीएससी, आपको बताना है महाराज की सवारी। शैलमाला के आंचल में से समतल उर्वरा भूमि से सौंधी बास उठ रही थी, सौंधी बास सुगंध उठ रही थी। नगर तोरण से, यानी नगर द्वार से, तोरण का अर्थ होता है भाई द्वार, नगर तोरण से जयघोष हुआ, भीड़ में से गजराज का, गजराज यानी राजा का हाथी, चामरधारी शुंड, चामर किसको कहते हैं भाई? देवताओं को हवा डालने के लिए एक यंत्र जैसा बना होता है, बाल जैसे उस पर लगे होते हैं, आप फिल्मों में देखे होंगे, नाटकों इत्यादि में भी देखे होंगे, जिससे हवा डाली जाती है, इसे कहते हैं चामर। चामर शुंड उन्नत दिखाई दिया, तो हाथी ने शुंड में पकड़ा क्या हुआ है? चामर। शुंड का अर्थ है सूंड, उन्नत दिखाई दिया, यह हर्ष और उल्लास का समुद्र हिलोरे भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। तो बहुत से लोग थे, राजा का हाथी जिसके शुंड में चामर है, महाराज उसके ऊपर बैठे हैं, ये मनुष्यों का उल्लास से भरा हुआ समुद्र आगे बढ़ने लगा। देखिए प्रभात की हेम किरणों से अनुरंजित, सुबह के सूर्य की किरणों से अनुरंजित यानी रंगी हुई, जिन पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ रहा है, बूंदों का एक झोंका स्वर्ण मल्लिका के समान बरस पड़ा।
मंगल सूचना से जनता ने हर्ष ध्वनि की। रथों, हाथियों, अश्वरोहियों की पंक्ति जम गई। दर्शकों की भीड़ भी कम न थी। गजराज बैठ गया। सीढ़ियों से महाराज उतरे। सौभाग्यवती यानी जो विवाहित हैं और कुमारी सुंदरियों के दो दल आम्र पल्लवों से सुशोभित मंगल कलश, फूल, कुमकुम, खीलों से भरे हुए थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। देखिए, खील देखने जैसा शब्द है, खास तौर पर इसलिए बता रहा हूं। खील कहते हैं चावल के फूले हुए दाने। प्रसाद इत्यादि के रूप में जो दिए जाते हैं उन्हें कहते हैं खील। खील खास तौर पर इसलिए बता रहा हूं कि पीडीएफ जो आपको भेज रहा हूं उसमें खील अशुद्ध दिया हुआ है। उसमें खील का अर्थ ही लिखा है बताशे, ठीक नहीं है। खील यानी बताशे ठीक नहीं होगा। खील के साथ बताशे दिए जाते हैं। खील तो चावल के फूले हुए दानों को कहते हैं। खील से भरे थाल लिए मधुर गान करते हुए आगे बढ़े। महाराज के मुख पर मधुर मुस्कान थी। पुरोहितों ने स्वस्तेन किया। स्वस्तेन किया यानी स्वस्ति वाचन किया संस्कृत में। स्वस्ति वाचन स्वागत के लिए किया जाता है ना। स्वस्ति का अर्थ है स्वागत या शुभ होना। स्वर्ण रंजित हल की मूठ पकड़े। सोने का मढ़ा हुआ हल, उसकी मूठ पकड़कर महाराज ने जूते हुए पुष्ट सुंदर बैलों को चलने का संकेत किया। बाजे बजने लगे। कुमारियों ने खीलों और फूलों की वर्षा की। कौशल का यह प्रसिद्ध उत्सव था। एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता। महाराज को एक दिन के लिए कृषक बनना पड़ता। पीएससी ऐसे प्रश्न पूछेगी कि कौशल में प्रसिद्ध उत्सव क्या था जिस दिन महाराज किसान बनते। उस दिन इंद्र पूजन की धूमधाम होती। ये भी पूछा जाने जैसा प्रश्न है, किसकी पूजा उस उत्सव में की जाती थी? इंद्र की पूजा की जाती। नगर निवासी उस पहाड़ी भूमि में आनंद मनाते। प्रतिवर्ष कृषि का यह महोत्सव उत्साह से संपन्न होता। दूसरे राज्यों से भी युवक राजकुमार इस उत्सव में बड़े चाव से आकर योग देते थे। मगध का एक राजकुमार अरुण, देखिए कहानी का दूसरा मुख्य पात्र है अरुण, अपने रथ पर बैठकर बड़े कुतूहल से यह दृश्य देख रहा था और बीजों का थाल लिए कुमारी मधुलिका महाराज के साथ थी। मधुलिका जिसका वो खेत है जो कहानी की केंद्रीय चरित्र है। देखिए, कहानी छोटी होती है तो पात्रों की संख्या 2-4 से अधिक नहीं होती। उनमें से भी एक केंद्रीय पात्र होता है और कहानी में एक घटना प्रधान होती है। याद रखिएगा, कहानी की संरचना में कहानी में एक ही घटना प्रधान होती है। अनेक घटनाओं जितना अवकाश कहानी में नहीं आता। यह कहानी को उपन्यास से अलग करने वाला बिंदु है, इसको विशेष रूप से समझिए। बीज बोते हुए महाराज जब हाथ बढ़ाते तब मधुलिका उनके सामने थाल कर देती। यह खेत मधुलिका का था जो इस साल महाराज की खेती के लिए चुना गया था, इसलिए बीज देने का सम्मान मधुलिका को ही मिला। वह कुमारी थी, सुंदरी थी। कौशेय वसन, इस शब्द का अर्थ लिख लीजिएगा। कौशेय वसन का अर्थ है रेशमी वस्त्र। कौशेय वसन यानी रेशमी वस्त्र। देखिए, रेशमी वस्त्रों के लिए एक शब्द मुझे और याद आया है। रेशमी वस्त्रों को चीनांगशुक भी कहते हैं। प्राचीन समय से ही चीन का रेशम बड़ा प्रसिद्ध रहा है, इसलिए संस्कृत में शब्द प्रचलित रहा है चीनांशुक। जब आप शब्द पढ़ें तो इसका अर्थ समझिएगा रेशम। कौशेयवसन उसके शरीर पर इधर उधर लहराता हुआ स्वयं शोभित हो रहा था। वह कभी उसे संभालती, कभी अपने रूखे अलकों को, अलग का अर्थ है केश, अलग का अर्थ है केश। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर श्रम कणों की कमी न थी। कृषक बालिका के शुभ्र भाल पर यानी उसके चमकते हुए मस्तक पर पसीने की बूंदें। श्रम कण यानी पसीने की बूंदें। वे सब बरौनियों से गूंथे जा रहे थे। बरौनियों का अर्थ है भौहें। पसीने की बूंदें उसके भौहों तक आ रही थी। सम्मान और लज्जा उसके अधरों पर मंद मुस्कान के साथ सिहर उठते। किंतु महाराज को बीज देने में उसने शिथिलता न दिखाई।
सब लोग महाराज का हल चलाना देख रहे थे। विस्मय से, कुतूहल से अरुण देख रहा था कृषक कुमारी मधुलिका को। सब लोग महाराज को देख रहे थे। देखिए, कहानियां संकेतात्मक होती हैं। बाकी सब लोग महाराज को देख रहे हैं, अरुण कृषक बालिका को देख रहा है, निश्चय ही वो उसकी ओर आकर्षित है। आह, कितना भोला सौंदर्य, कितनी सरल चितवन। चितवन का अर्थ है दृष्टि। उत्सव का प्रधान कृत्य समाप्त हो गया। प्रधान कृत्य का अर्थ है मुख्य कार्य। उत्सव का जो मुख्य कार्य था महाराज का हल चलाना, वो समाप्त हो गया। महाराज ने मधुलिका के खेत का पुरस्कार दिया। याद रखिए, कहानी के शीर्षक का औचित्य, पुरस्कार निश्चित रूप से उचित है, क्योंकि मधुलिका पुरस्कार पहले ग्रहण नहीं करती, फिर पुरस्कार में कुछ और मांगती है। हम आगे देखेंगे वो पुरस्कार में क्या मांगेगी। थाल में कुछ स्वर्ण मुद्राएं, महाराज ने पुरस्कार दिया। यह राजकीय अनुग्रह था। देखिए, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा। यह राजकीय अनुग्रह था। मधुलिका ने थाली सिर से लगा ली, किंतु उसमें की स्वर्ण मुद्राओं को महाराज पर न्योछावर करके बिखेर दिया। मधुलिका की उस समय की ऊर्जास्वित मूर्ति, ऊर्जा से भरी हुई मूर्ति को लोग आश्चर्य से देखने लगे। थाली तो सर को लगा दी, पर वो मुद्राएं उठाकर महाराज पर न्योछावर करके फेंक दी। महाराज की भ्रिकुटी भी जरा चढ़ी ही थी। मधुलिका ने सविनय कहा। महाराज को जरा सा गुस्सा आया ही था, तो मधुलिका ने कहा, क्या? कि देव, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, मेरे पिता और दादा की भूमि है, इसे बेचना अपराध है, इसे मैं बेच नहीं सकती, इसलिए मूल्य स्वीकार करना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। याद रखिए, पीएससी प्रश्न पूछेगी, मधुलिका ने मूल्य स्वीकार क्यों नहीं किया, पुरस्कार क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो अपने पिता और दादा परदादाओं की भूमि को बेचना अपराध समझती। महाराज के बोलने से पहले वृद्ध मंत्री ने तीखे स्वर में कहा, अबोध, ये क्या कह रही है? राज के अनुग्रह का तिरस्कार, जो राजा की कृपा है उसका तिरस्कार तेरी भूमि का 4 गुना मूल्य है। फिर कौशल का यह सुनिश्चित राष्ट्रीय नियम है, आज से तू राजकीय रक्षण पाने की अधिकारिणी हुई, इस धन से अपने को सुखी बना। तो मंत्री जी ने कहा कि ये तो राजकीय नियम है कौशल का, और 4 गुना मूल्य है। देखिए, ऐसे संख्यात्मक सवाल को पीएससी बहुत पसंद करती है भाई। ऐसे प्रश्न पूछेगी। अगर तथ्यात्मक सवाल पूछेगी तो ऐसे पूछेगी, अवधारणा पूछेगी तो आपको बता दिया है कहानी में द्वंद्व क्या है। मधुलिका को व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम में से कुछ चुनना है। राजकीय रक्षण की अधिकारिणी तो सारी प्रजा है मंत्रीवर। मधुलिका ने कहा, हे मंत्रीवर, राजकीय रक्षण तो सब प्रजा को मिले। महाराज को भूमि समर्पण करने में कोई मेरा विरोध न था और न है, किंतु मूल्य स्वीकार करना असंभव है। मूल्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस भूमि को बेचना मैं अपराध समझती हूं। मधुलिका उत्तेजित हो उठी। महाराज के संकेत करने पर मंत्री ने कहा, देव, वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। वाराणसी के साथ जो युद्ध हुआ है कौशल का, किस युद्ध में वीरता दिखाई है मधुलिका के पिता ने, इसको आपको याद रखना है। वाराणसी युद्ध के अन्यतम वीर सिंहमित्र की एकमात्र कन्या है। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या? आगे देखिए, विस्मय आदि बोधक है। विस्मय इत्यादि को प्रकट करता है ये चिन्ह। विस्मय को, हर्ष को, शोक को प्रकट करता है ये चिन्ह, विस्मय आदि बोधक। महाराज चौंक उठे। सिंहमित्र की कन्या, जिसने मगध के सामने कौशल की राज रखी। याद रखिए, बहुत सूक्ष्म संकेत है। किससे लड़े? मगध से लड़े थे वो। और राजकुमार अरुण, जिससे वो प्रेम करती है, प्रेम करेगी, कहानी में आगे चलकर हम देखेंगे, वो मगध का ही निर्वासित राजकुमार है। तो सिंहमित्र मधुलिका के पिता मगध के सामने लड़े थे कौशल की ओर से। जिसने मगध के सामने कौशल की राज रखी थी, यह उसी वीर की मधुलिका कन्या है। हाँ देव, सविनय मंत्री ने कहा। इस उत्सव के परंपरागत नियम क्या है मंत्रीवर? महाराज ने पूछा। देव, नियम तो बहुत साधारण है। किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य दे दिया जाता है, वह भी अत्यंत अनुग्रह पूर्वक, यानी कृपा करके। अर्थात भू संपत्ति का 4 गुना मूल्य उसे मिलता है। उस खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता है। यह राजा का खेत कहा जाता है। जिसकी खेती है वही देखता है, लेकिन इस खेती को राजा का खेत कहा जाता है। महाराज को विचार संघर्ष से विश्राम की आवश्यकता हुई। आवश्यकता थी, महाराज चुप रहे,
जय घोष के साथ सभा विसर्जित हुई, सब अपने अपने शिविरों में चले गए, किंतु मधुलिका को उत्सव में फिर किसी ने न देखा। वह अपने खेत की सीमा पर विशाल मधुक वृक्ष, एक मधुक वृक्ष है, उसके नीचे चिकने हरे पत्तों की छाया में अनमनी चुपचाप बैठी रही। अनमनी का अर्थ है जिसका मन न लगे, उदास जैसी मधुलिका वहां बैठी रही। रात्रि का उत्सव विश्राम ले रहा था। राजकुमार अरुण उसमें सम्मिलित नहीं हुआ। वह विश्राम भवन में जागरण कर रहा था। आंखों में नींद न थी। प्राची में जैसे गुलाबी खिल रही थी, वही रंग उसकी आंखों में था। तो सुबह हो गई। सामने देखा तो मुंडेर पर कपोती एक पैर पर खड़ी, पंख फैलाए अंगड़ाई ले रही है। अरुण उठ खड़ा हुआ। द्वार पर सुसज्जित अश्व था। वह देखते ही देखते नगर तोरण पर जा पहुंचा। रक्षकगण ऊँघ रहे थे। अश्व के पैरों के शब्द से चौंक पड़े। युवक कुमार तीर सा निकल गया। अरुण अपने घोड़े पर बैठा और तेजी से निकला। सिंधु देश का तुरंग देखिए। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा। तुरंग का अर्थ है घोड़ा। और सिंध के घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए घोड़ों के लिए एक शब्द ही प्रचलित है हमारे यहां, सैंधव। सैंधव का अर्थ भी है घोड़ा। सिंधु देश का तुरंग यानी सिंधु देश का घोड़ा प्रभात के पवन से पुलकित हो रहा था। घूमता हुआ अरुण उसी मधुक वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां मधुलिका अपने हाथ पर सिर धरे हुए खिन्न मुद्रा का सुख ले रही थी। अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता, एक बेल वृक्ष की शाखा से च्युत होकर गिर पड़ी है। च्युत यानी अलग होकर। एक बेल वृक्ष से अलग होकर गिर पड़ी है। देखिए संकेतात्मकता है। वृक्ष तो सहारा देने का कार्य करता है और मधुलिका के लिए सहारा है उसका खेत। वही सहारा जब ले लिया गया है तो वो कैसी है? माधवी लता जैसी है जो शाखा से अलग होकर गिर पड़ी है। सुमन मुकुलित थे, पुष्प खिले हुए थे और भ्रमर निष्पंद, और भंवरे में कोई हलचल नहीं है। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया उस सुषमा को देखने के लिए, परंतु कोकिल बोल उठी। इतने में पेड़ पर से कोयल बोली। उसने अरुण से प्रश्न किया, अच्छी कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन? कोयल बोली। अरुण को क्या लगा? अरुण को क्या बोली कोयल की कुमारी के सोए हुए सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले धृष्ट तुम कौन हो? मधुलिका की आंख खुल पड़ी। उसने देखा एक अपरिचित युवक। वह संकोच से भर उठी। अरुण ने पूछा, भद्रे, हे भद्र युवती, तुम ही न कल उत्सव की संचालिका रही हो? क्या तुम ही हो जिसने कल उत्सव का संचालन किया? और मधुलिका ने कहा, उत्सव? हाँ, उत्सव ही तो था। कल उस सम्मान, क्या आपको कल का स्वप्न सता रहा है? भद्र, क्या आप मुझे इस अवस्था में संतुष्ट न रहने देंगे? क्या इतना भी काफी नहीं है कि मेरा खेत ले लिया गया है? देखिए, अरुण ने कहा, मेरा हृदय उस छवि का भक्त बन गया है। वो जो तुमने अस्वीकार कर दिया पुरस्कार को, मेरा हृदय उसका भक्त बन गया है। मेरी इस अभिनय का, मेरी विडंबना का, आह मनुष्य हृदय कितना निर्दयी है। अपरिचित, क्षमा करो अपने मार्ग। मधुलिका कह रही है कि मेरा खेत छीन लिया गया है, मैंने पुरस्कार नहीं लिया है, मेरा कुछ सहारा नहीं है, और तुम्हारा हृदय इस छवि का भक्त है। मनुष्य का हृदय कितना निर्दयी है। अरुण ने कहा, सरलता की देवी, मैं मगध का राजकुमार तुम्हारे अनुग्रह का प्रार्थी हूं। अनुग्रह का प्रार्थी हूं यानी तुम्हारी कृपा चाहता हूं। कृपा चाहता हूं, समझिए आप इसको। अरुण प्रेम निवेदन कर रहा है। अनुग्रह का प्रार्थी हूं, कृपा चाहता हूं, इसका अर्थ है प्रेम निवेदन करना। मेरे हृदय की भावना अवगुंठन में रहना नहीं जानती। अवगुंठन का अर्थ है पर्दा। अवगुंठन का अर्थ है पर्दा। मैं अपने हृदय की भावनाओं को दबा नहीं सकता। मेरे हृदय की भावनाएं पर्दे में नहीं जाती, उसे अपनी। लेकिन अरुण का वाक्य पूरा नहीं हो सका। मधुलिका ने कहा, राजकुमार, मैं कृषक बालिका हूं, आप नंदन बिहारी, और मैं पृथ्वी पर परिश्रम करके जीने वाली। आप तो स्वर्ग में रहने वाले जैसे हैं।
आज मेरी स्नेह भूमि से मेरा अधिकार छीन लिया गया है। वो खेत जो मुझे बहुत प्यारा था उसको छीन लिया गया है। मैं दुख से विकल हूं। विकल का अर्थ है व्याकुल। मैं दुख से व्याकुल हूं। मेरा उपहास न करो, मेरा मजाक न उड़ाओ। और किसने कहा? अरुण ने कहा, मैं कौशल नरेश से तुम्हारी भूमि दिलवा दूंगा। नहीं, वह कौशल का राष्ट्रीय नियम है, मैं उसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना ही दुख हो। अरुण ने कहा, तब तुम्हारा रहस्य क्या है? मधुलिका ने कहा, यह रहस्य मानव हृदय का है, मेरा नहीं। राजकुमार, नियमों से यदि मानव हृदय बाध्य होता तो मगध के राजकुमारी का हृदय किसी राजकुमारी की ओर न खींचकर एक कृषक बालिका का अपमान करने न आता। उसने कहा, यह मेरे मन की बात है और मनुष्य का मन किसी नियम से नहीं बंधा। अगर बंधा होता तो तुम्हें इस नियम से किसी राजकुमारी के पास जाना चाहिए, एक कृषक बालिका के पास नहीं आना चाहिए। मधुलिका उठ खड़ी हुई। चोट खाकर राजकुमार लौट पड़ा। राजकुमार की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई, प्रेम निवेदन अस्वीकार कर दिया गया। किशोर किरणों में उसका रत्न किरीट चमक उठा। किरीट का अर्थ आप लोग जानते हैं, मुकुट। ऐसा मुकुट जिस पर रत्न जड़े हुए, चमकने लगा, अश्ववेग से चला जा रहा है। और मधुलिका निष्ठुर प्रहार करके क्या स्वयं आहत न हुई? निष्ठुर का अर्थ होता है निर्दयी। निष्ठुर का अर्थ है निर्दयी, जिसको कोई दया नहीं है। उसके हृदय में टीस सी होने लगी। तो मधुलिका को भी इस बात से बहुत पीड़ा हुई। वह सजल नेत्रों से उड़ती हुई धूल देखने लगी। मधुलिका ने राजा का प्रतिदान यानी अनुग्रह नहीं लिया। वह दूसरे खेतों में काम करती थी। चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ रहती। मधुक वृक्ष के नीचे छोटी सी पर्णकुटीर थी। सूखे डंठलों से उसकी दीवार बनी थी। मधुलिका का वह आश्रय था। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बिताने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसकी अंग पर यानी उसके शरीर पर तपस्या की कांति थी। कांति का अर्थ होता है चमक। आसपास के कृषक उसका आदर करते थे। वह एक आदर्श बालिका थी। दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष बीतने लगे। ऐसे लंबा समय व्यतीत हुआ। शीतकाल की रजनी, देखिए दृश्य बदल रहे हैं। मेघों से भरा आकाश जिसमें बिजली की दौड़ धूप। मधुलिका का छाजन टपक रहा है। छाजन का अर्थ है छप्पर। मधुलिका जिस छप्पर के नीचे है वो टपक रहा है। ओढ़ने की कमी थी। वह ठिठुर कर एक कोने में बैठी थी। मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी। जीवन का सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, पर उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती जाती है। भावना के साथ आवश्यकताएं और कल्पनाएं बढ़ती हैं। आज बहुत दिन बीते, उसे बीती बात स्मरण हुई। 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे तो अरुण को मिले। मधुलिका ने क्या सोचा? 2 नहीं 3 वर्ष हुए होंगे। इसी मधुक के नीचे प्रभात में तरुण राजकुमार ने क्या कहा था उसे स्मरण हो आया। वो इतने अभाव में है, सोचती है शायद राजकुमार का प्रेम निवेदन स्वीकार करना था। वह अपने हृदय से पूछने लगी। उन चाटुकारी के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक सी हो गई। वह क्या कहा था? राजकुमार ने क्या कहा था? ऐसा वो सोचने लगी क्योंकि वो अपनी प्रशंसा में कही गई बातों को अपने मन में दोहराना चाहती है। देखिए, दुख दग्ध हृदय उन स्वप्न की सी बातों का स्मरण रख सकता और स्मरण ही होता तो भी कष्टों की इस काली रात निशा में वह कहने का साहस करता, हाय री विडंबना। ऐसा कहता उसका हृदय कि कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि उस दिन राजकुमार ने जो कहा था वो स्वीकार नहीं किया और 3 वर्षों बाद मधुलिका को वो बात स्मरण आ रही है। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए विकल थी। विकल का अर्थ है व्याकुल। देखिए, हम कहानी के परिचय में पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान। मनुष्य का मन अद्भुत है। यह कहानी मनुष्य के मनोविज्ञान को भी प्रकट करती है। वो क्या सोचता है, क्या करता है, इसको देखिए। आज मधुलिका उस बीते हुए क्षण को लौटा लेने के लिए व्याकुल थी। दरिद्रता की ठोकरों ने उसे व्यथित और अधीर कर दिया था। गरीबी से तंग है। मगध की प्रासाद माला का अर्थ है महल। प्रासाद का अर्थ है महल।
मगध की प्रासाद माला के वैभव का काल्पनिक चित्र उन सूखे डंठलों के रंध्रों से नभ के बिजली के आलोक में नाचता हुआ सा दिखाई देने लगा। वो जब इतने अभाव में है, एक टूटी हुई झोपड़ी में रह रही है, तो उसने कल्पना की है कि मगध के राजप्रासाद कैसे होंगे। खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू को पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका अभी यह निकल गया। मन ही मन कह रही थी, वर्षा ने भीषण रूप धारण कर दिया, गड़गड़ाहट बढ़ने लगी, ओले पड़ने की संभावना थी। मधुलिका अपनी जर्जर झोंपड़ी के लिए कांप उठी। सहसा बाहर शब्द हुआ, कौन है यहां? पथिक को आश्रय चाहिए। बाहर से आवाज आई, पथिक को आश्रय चाहिए। मधुलिका ने डंठलों का कपाट खोल दिया। बिजली चमक उठी। उसने देखा एक पुरुष घोड़े की डोर पकड़े खड़ा है। सहसा वह चिल्ला उठी, राजकुमार देखिए कहानी में नाटकीय परिवर्तन। मधुलिका ने जब अरुण को याद किया, नाटकीयता हुई है। अरुण तभी वहां उपस्थित हुआ। मधुलिका आश्चर्य से युवक ने कहा। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। आज इतनी बार फिर अरुण ने कहा, कितना समझाया मैंने, परंतु मैंने कितना कहा था पर तुम मानी नहीं। मधुलिका अपनी दयनीय अवस्था की ओर संकेत नहीं देना चाहती थी। उसने कहा, और आज आपकी क्या दशा है? अपनी खुद की हालत कहो। अपनी खुद की क्या हालत है? सिर झुकाकर अरुण ने कहा कि मगध का विद्रोही, मगध में मैंने विद्रोह कर दिया, निर्वासित हूं, निकाल दिया गया। कौशल में जीविका खोजने आया हूं। कौशल में क्यों आया हूं? आजीविका की तलाश में। तो राजकुमार अरुण को भी निष्कासित कर दिया गया है विद्रोह के आरोप में। आजीविका के लिए वहां आया है। मधुलिका उस अंधकार में हंस पड़ी। मधुलिका ने कहा, मगध के विद्रोही राजकुमार का स्वागत करे एक अनाथिनी कृषक बालिका, यह भी एक विडंबना ही है। तो भी मैं स्वागत के लिए प्रस्तुत हूं। यह एक विडंबना है कि आप मगध के निर्वासित राजकुमार, मैं एक अनाथ कृषक बालिका, आपका कैसे स्वागत करूं? ऐसा मधुलिका ने कहा है। और शीतकाल की निस्तब्ध रजनी, निस्तब्ध का अर्थ है पूरी तरह स्तब्ध, कोई आवाज नहीं। जहां बिल्कुल सन्नाटा हो उसे कहते निस्तब्ध, पूरी तरह स्तब्ध। निस्तब्ध रजनी, कोहरे में धुली हुई चांदनी, हार्ड कंपा देने वाला समीर तो था ही, तो भी अरुण और मधुलिका दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर, गह्वर का अर्थ होता है गुफा, लिख लेना, लिखने जैसा शब्द है गुफा। दोनों पहाड़ी गह्वर के द्वार पर वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मधुलिका की वाणी में उत्साह था, लेकिन अरुण जैसे अत्यंत सावधान होकर बोलता, धीरे धीरे बोलता। मधुलिका ने कहा, जब तुम इतनी विपन्न अवस्था में हो, इतनी दीन अवस्था में हो, इतनी गरीब अवस्था में हो, तो फिर इतने सैनिकों को साथ रखने की क्या आवश्यकता है? जब तुम खुद के कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो सैनिकों का क्या करोगे तुम? मधुलिका ने कहा, बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। मैं अपनी भुजाओं के बल से ही कमाता हूं। ये मेरे जीवन मरण के साथी हैं, भला मैं इन्हें कैसे छोड़ देता, और करता भी क्या? मधुलिका ने कहा, क्यों हम लोग परिश्रम से कमाते और खाते, अब तो तुम राजकुमार नहीं रहे, ऐसा कहना चाहती? अब तो तुम इतना ही कहा उसने, भूल ना करो मैं अपने बाहुबल पर भरोसा करता हूं। नए राज्य की स्थापना कर सकता हूं तो निराश क्यों हो जाऊं? अरुण के शब्दों में कंपन था, जैसे वह कुछ कहना चाहता था पर कह न सकता था। अरुण भी किसी कशमकश में है। देखिए, नवीन राज्य, ओहो तुम्हारा उत्साह तो कम नहीं। भला कैसे, कोई ढंग बताओ, मैं भी कल्पना का आनंद लूं। कल्पना का आनंद नहीं मधुलिका, मैं तुम्हें राजरानी के समान सिंहासन पर बिठाऊंगा। तुम अपने छिने हुए खेत की चिंता करके भयभीत न हो। एक क्षण में सरला मधुलिका के मन में प्रमाद का अंधड़ बहने लगा। द्वंद्व मच गया। देखिए, कहानी का मूल तत्व है द्वंद्व। उसने सहसा कहा, आहा, आज तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती थी राजकुमार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी राजकुमार, ऐसा मधुलिका ने कहा। अरुण ढिठाई से उसके हाथों को दबाकर बोला, तो मेरा भ्रम था। तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? क्या सचमुच प्यार करती हो, ऐसा पूछना चाहता है। युवती का वक्षस्थल फूल उठा।
वह हाँ भी न कह सकी, न भी नहीं। अरुण ने उसकी अवस्था का अनुभव कर लिया। अरुण को पता चल गया कि वो उससे प्रेम करती है। कुशल मनुष्य के समान उसने अवसर को हाथ से न जाने दिया। तुरंत बोला, तुम्हारी इच्छा हो तो प्राणों से पण लगाकर, यानी प्राणों की बाजी लगाकर, प्राणों की प्रतिज्ञा से मैं तुम्हें कौशल के सिंहासन पर बिठा दूं। मधुलिका देखिए, मगध के सिंहासन पर नहीं बिठा रहा है, कहां बिठा रहा है? कौशल के सिंहासन पर। अरुण के खड्ग का आतंक देखोगी, मेरी तलवार देखना चाहोगी? मधुलिका एक बार कांप उठी। वह कहना चाहती थी नहीं, वो कहना चाहती थी नहीं। कहानी मनुष्य के मन के भीतर की कहानी है। वो कहना चाहती है नहीं, लेकिन उसके मुंह से निकला क्या? वो कहना चाहती है नहीं और मुंह से निकला क्या? देखिए, सत्य मधुलिके, कौशल नरेश तभी से तुम्हारे लिए चिंतित है। अरुण ने कहा, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं, यह मैं जानता हूं। तुम्हारी साधारण सी प्रार्थना वह स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे यह भी विदित है कि कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिकों के साथ पहाड़ी दस्युओं यानी डाकुओं का दमन करने के लिए दूर चले गए। देखिए, मधुलिका और अरुण जब बात कर रहे तो कौशल के सेनापति भी नहीं है, निश्चित बात है कि सेना भी अधिक संख्या में उनके साथ है। मधुलिका की आंखों के आगे बिजली हंसने लगी। दारुण भावना से उसका मस्तक विकृत हो गया। अरुण ने कहा, तुम बोलती नहीं हो, जो कहोगे वही करूंगी। मंत्र मुग्ध से मधुलिका ने कहा। तो मधुलिका अपने प्रेम के प्रभाव में है, जो अरुण कहेगा वही मधुलिका करेगी। ऐसी स्थिति मधुलिका की है। देखिए, स्वर्ण मंच पर दृश्य बदला है। कौशल नरेश अर्धनिद्रित अवस्था में आंखें मुकुलित किए हुए, मुकुलित आधी खुली और आधी बंद। एक चामर धारिणी युवती उनके पीछे अपनी कलाई बड़ी कुशलता से घुमा रही। चामर के शुभ्र आंदोलन, आंदोलन का अर्थ है हिलने से, उस प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ का अर्थ होता है भाई कमरा, चामर के शुभ्र संचालन उस कमरे में धीरे धीरे संचालित हो रहे हैं। और तांबुल वाहिनी, जिसने तांबुल ले रखा है, तांबुल असल में कच्ची सुपारी को कहते हैं भाई। राजा को कब तांबुल की इच्छा हो जाए, कहा नहीं जा सकता। तो तांबुल वाहिनी प्रतिमा के समान दूर खड़ी है। जिस दासी के पास तांबुल है वो दूर खड़ी है। प्रतिहारी ने आकर कहा, यानी पहरेदार ने, प्रतिहारी यानी पहरेदार। देखिए, भाषा की विशिष्टता अगर पूछ ले, आप जानते हैं संस्कृत निष्ठ है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तत्सम जो संस्कृत से वैसे के वैसे लिए गए शब्द हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो प्रतिहारी ये तत्सम शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द है। आकर कहा कि जय हो देव, एक स्त्री कुछ प्रार्थना करने आई है। आंखें खोलते हुए महाराज ने कहा, स्त्री प्रार्थना करने आई है, आने दो। प्रतिहारी के साथ मधुलिका आई, उसने प्रणाम किया। महाराज ने स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखा, कहा, तुम्हें कहीं देखा है? 3 बरस हुए देव, मेरी भूमि खेती के लिए ली गई थी। ओह, तो तुमने इतने दिन कष्ट में बिताए, आज उसका मूल्य मांगने आई हो क्यों? अच्छा अच्छा, तुम्हें मिलेगा। प्रतिहारी, उसने कहा, महाराज मुझे मूल्य नहीं चाहिए। मूर्ख, फिर क्या चाहिए? उतनी ही भूमि, उतनी ही भूमि। और कहां चाहिए, इसको नोट करना भाई, आप लोग बार बार मार्क करना। दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की जंगली भूमि, किले के समीप, किले का जहां दक्षिणी नाला खुलता है वहां ये भूमि चाहिए। मैं अपनी खेती करूंगी, मैं वहां खेती करूंगी। मुझे एक सहायक मिल गया है, वह मनुष्यों से मेरी सहायता करेगा। भूमि को समतल भी बनाना होगा। महाराज ने कहा, कृषक बालिके, वह बड़ी उबड़ खाबड़ भूमि है, 30 पर वह दुर्ग के समीप सैनिक महत्व रखती है, तो फिर निराश लौट जाऊं। महाराज ने स्मरण किया सिंहमित्र को, सिंहमित्र की कन्या। मैं क्या करूं, तुम्हारी ये प्रार्थना, देव जैसी आज्ञा हो। जाओ, तुम श्रमजीवियों को उसमें लगाओ। श्रमजीवी यानी मजदूर। तुम भूमि पर काम करना शुरू करो। मैं आमात्य को, आमात्य का अर्थ है मंत्री, मैं मंत्री को आज्ञा पत्र देने का आदेश करता हूं। जय हो देव कहकर प्रणाम करती हुई मधुलिका राज मंदिर से बाहर चलेगी। देखो, मंदिर का अर्थ भवन होता है, मंदिर का शाब्दिक अर्थ भवन होता है। असल में वो शब्द था देव मंदिर, हमने देव छोड़ दिया, बस मंदिर कहने लगे। फिर धीरे धीरे मंदिर केवल देवताओं के घर को ही कहने लगे। आप लोग भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो अर्थ का ऐसे संक्षेपण होते चला जाता है, विस्तार होते चला जाता है। अर्थ विस्तार भी करता है, संक्षिप्त भी होता है, बदलता भी है।
दुर्ग के दक्षिणी भयावने नाले के तट पर घना जंगल है। आज वहां मनुष्यों का पद संचार से जंगल की शून्यता भंग हो रही है। वहां लोगों के पैर है। अरुण के छिपे हुए मनुष्य स्वतंत्रता से इधर उधर घूमते थे। अरुण के सिपाही जो छिपे हुए रहते थे इधर उधर घूमते थे। झाड़ियों को काटकर पथ बन रहा है। नगर दूर था, फिर इधर यूं भी कोई आता नहीं। महाराज की आज्ञा से तो वहां मधुलिका का अच्छा खेत बन रहा है। किसी को इसकी चिंता न थी। एक घने कुंज में, कुंज का अर्थ है पेड़ों और लताओं का समूह, अरुण और मधुलिका एक दूसरे को हर्षित नेत्रों से देख रहे। संध्या हो चली थी। उस निविड़ वन में, गहरे सुनसान वन में उन नवागत मनुष्यों को देखकर पक्षीगण, देखिए पक्षीगण अपने नीड को लौटते हुए अधिक कोलाहल कर रहे थे। पक्षी अनजान मनुष्यों को देखते हुए बहुत शोरगुल कर रहे हैं। प्रसन्नता से अरुण की आंखें चमक उठी। उसे पता चल गया कि यह ठीक जगह है, यहां से कौशल पर कब्जा किया जा सकता है। अरुण की आंखें चमक उठी। सूर्य की अंतिम किरणें झुरमुट में घुसकर मधुलिका के कपोलों से खेलने लगी। अरुण ने कहा, 4 प्रहर और विश्वास करो। प्रभात में ही इस जीर्ण कलेवर कौशल की राजधानी श्रावस्ती, देखिए इसको भी याद रखिएगा, क्या है उसकी राजधानी श्रावस्ती में तुम्हारा अभिषेक होगा। मगध से निर्वासित मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र का अधिपति बनूंगा। मधुलिका, भयानक। तो अरुण, तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूं। केवल 100 सैनिकों के साथ, इसको भी मार्क करिए, कितने सैनिक हैं अरुण के पास? 100 सैनिक। रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी मधुलिके, तो तुमको इस विजय पर विश्वास है? अवश्य। तुम अपनी झोपड़ी में रात बिताओ तो प्रभात तो राजमंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन बनेगा। मधुलिका प्रसन्न थी, किंतु अरुण के लिए उसकी कल्याण कामना सशंक थी। उसके मन में शंका भी थी कि युद्ध होगा तो अरुण को भी कुछ हो सकता है। वह कभी कभी उद्विग्न सी होकर बालकों के समान प्रश्न कर बैठती। अरुण उसका समाधान कर देता। सहसा कोई संकेत पाकर इधर से किसी साथी ने आवाज की कि सब तैयारी हो गई है। ये पाकर उसने कहा, अच्छा, अंधकार अधिक हो गया है, अभी तुम्हें दूर जाना है। मुझे भी प्राणपण से इस अभियान के प्रारंभिक कार्यों को अर्धरात्रि तक पूर्ण कर लेना चाहिए, इसलिए रात्रि भर के लिए विदा। देखिए, उसके किसी साथी ने संकेत किया, उसको आने के लिए संकेत किया, तो अरुण आने के लिए तैयार है। उसने मधुलिका को क्या कहा कि तुमको तो अभी नगर में जाना है, तुमको तो अभी बस्ती में जाना है, दूर जाना है, तुम चली जाओ और मैं अभियान के आरंभिक कार्यों के लिए स्वयं को अभी तैयार कर रहा हूं, इसलिए रात्रि भर के लिए विदा, इसलिए रात भर के लिए मैं तुमसे विदा मांगती हूं। मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटीली झाड़ियों से उलझती हुई, क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह अपनी झोपड़ी की ओर चली। मधुलिका उनको वहीं छोड़कर अपनी झोपड़ी की ओर जा रही। पथ अंधकार में था। मधुलिका का हृदय भी निविड़तम से घिरा था, गहरे अंधेरे से। निविड़तम, गहरा अंधेरा, अंधेरा बाहर भी है, भीतर भी। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट हो गई, वो जो आनंद प्रेम का था वो नष्ट हो गया। देखिए, द्वंद्व कहानी का मूल है। और द्वंद्व क्या है? खुद के प्रेम में या राष्ट्र में से किसे चुने? जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो। फिर सोचने लगी, वह क्यों सफल हो? देखिए, उसको सफल होना ही नहीं चाहिए। वो मेरे देश पर आक्रमण करने के लिए आया है, उसका सफल नहीं होना चाहिए। श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध कौशल का चिर शत्रु, उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंहमित्र की कन्या मधुलिका को स्मरण आया कि वो मेरे देश पर हमला कर रहा है। सिंहमित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? नहीं नहीं, मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में पुकार रहे थे, वह पगली की तरह चिल्ला उठी, रास्ता भूल गई। वो जिस रास्ते पर जा रही थी वो रास्ता ही भूल गई और रात एक पहर बीत चली। मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची थी। वह उधेड़ बुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंहमित्र, कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती। उसे सामने आलोक दिखाई दिया, वह पथ के बीच में खड़ी हो गई।
प्राय 100 उल्काधारी यानी मशाल लिए हुए, उल्का यानी मशाल, 101 आदमी लगभग मशाल लिए हुए आ रहे हैं घोड़े पर बैठे, और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसका बायां हाथ में अश्व की वल्गा थी। वल्गा का अर्थ है अश्व को पकड़ने के लिए जो डोरी होती है। दाहिने हाथ में नग्न खड्ग। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चली जा रही थी, परंतु मधुलिका बीच से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया, पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर न मिला। तब दूसरे अश्वरोही ने कड़क कर कहा, कौन है तू स्त्री? कौशल के सेनापति को शीघ्र उत्तर दे, बताओ तुम कौन हो? रमणी जैसे विकारग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी। क्या चिल्लाई? कि मुझे बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े। उन्होंने कहा, पगली है। पगली नहीं, यदि वह होता तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? अगर मैं पागल होती तो इतने विचारों के झमेले में क्यों पड़ती? मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो। क्या है स्पष्ट कहे। श्रावस्ती का दुर्ग 1 प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार से उनका आक्रमण होगा। देखिए, सेनापति चौंक उठे। ऐसा? उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूं, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं अश्वरोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वरोही के साथ बांध दी गई। श्रावस्ती का दुर्ग, कौशल राष्ट्र का केंद्र, इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। इतना वैभवशाली कौशल अब नहीं है जितना इतिहास में वो प्रसिद्ध है। विभिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया, पर और अब वह कई गांवों का अधिपति है। कुछ ही गांव उसके पास हैं, फिर भी कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं उससे लिपटी हैं। वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे जब थोड़े से अश्वरोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग पर रुके। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। तब द्वार खुला। सेनापति घोड़े की पीठ पर से उतरे। उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200 सैनिक। अग्निसेन ने उत्तर दिया, 200 सैनिक। याद रखिए, अरुण के साथ कितने सैनिक हैं? 100 सैनिक। और दुर्ग में कितने सैनिक हैं? करीब 200 सैनिक। पर उन्हें शीघ्रता से एकत्रित करो, परंतु बिना शब्द के। 100 को लेकर तुम चुपचाप दक्षिण के नाले की ओर चलो। आलोक और शब्द ना हो, न उजाला हो न शब्द। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत तक सेनापति राजमंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, किंतु सेनापति के साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल हो उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देव, इस स्त्री के कारण मुझे इस समय आना पड़ा। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखा, सिंहमित्र की कन्या, फिर यहां क्यों? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा? देखिए, तत्सम शब्द है क्षेत्र, तद्भव होता है खेत। तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन रहा, कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप की भूमि इसे दे दी है। इस संबंध में तुम क्या कहना चाहते हो? देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है। इस स्त्री ने मुझे पथ में संदेश दिया। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही। राजा ने पूछा, क्या यह सत्य है? हाँ देव, राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूं। सेनापति ने चले जाने पर राजा ने कहा, सिंहमित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का यानी आक्रमणकारियों का प्रबंध कर लूं, फिर तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, पुरस्कार ही तो कहानी का मूल है, पुरस्कार कहानी का शीर्षक है। देखिए, अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ। अरुण को बंदी बना लिया गया। क्यों? क्योंकि मधुलिका ने सूचना दी। और मधुलिका ने क्यों सूचना दी? क्योंकि द्वंद्व प्रेम और राष्ट्र प्रेम के बीच में तो जीता है राष्ट्र प्रेम।
और कहानी मनोवैज्ञानिकता का स्पर्श किए हुए है। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई है। मधुलिका राष्ट्र प्रेम के साथ जाती है पर अपने प्रेम को भी छोड़ना नहीं चाहती। देखिए, अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मत्त हो उठे। आबाल यानी बालकों सहित बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सभी आनंद से भर उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष की हुंकार की, वध करो, इसे मार डालो। राजा ने सहमत होकर कहा, प्राणदंड। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी होगी। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिका तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है मैं सब तुझे देता हूं। मेरा जो अपना खेत है वो सारा तुझे देता हूं। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा। उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। देखिए, पूछा जाने जैसा प्रश्न है। मधुलिका ने क्या मांगा? मधुलिका ने प्राण दंड मांगा। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई, क्योंकि वो अरुण से प्रेम करती है, लेकिन कहानी में अपने प्रेम से अधिक महत्व अपने राष्ट्र को देती है। यही कहानी की मूल संवेदना है। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा रही है, इसे बार बार पढ़िए और तैयार करिए।